हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है 7th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 में। जो 4 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी जो प्लेलिस्ट है वो उसमें आप देख सकते हैं कि 4 चैप्टर हम पहले कर चुके हैं। आज का चैप्टर है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है जल यानी वाटर। जल क्या है कि जल पृथ्वी पर किन किन रूपों में है, आपको सबको पता ही है। नदियों में, बर्फ के रूप में, महासागरों में, हर जगह जल है। और जो जितने भी रूप में जल है वो सभी का आज हम देखेंगे कि किस किस रूप में पृथ्वी पर जल उपस्थित है और जल का जो चक्कर है वो कैसे चल रहा है। यानी आज की जो चैप्टर इसमें हम वीडियो में हम क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर जो विभिन्न रूपों में जल है उसके बारे में और जल चक्कर के बारे में पढ़ेंगे कि जो जल का चक्कर है वो किस प्रकार है चल रहा है। और पढ़ेंगे लवणता। लवणता क्या होती है? जो जल में नमक की जो मात्रा होती है उसको हम लवणता कहते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि जल की में जो लवण की मात्रा यानी नमक की जो मात्रा है वो किस रूप में है और कहाँ पे है, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर बीच बीच में से आप देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जल यानी वाटर। तो जल पृथ्वी पर अनेक रूपों में उपलब्ध है, चाहे वो भूमिगत जल लगा लो, नदियों का जल लगा लो, झीलों का लगा लो। झीलों में मीठे पानी की और खारे पानी की सभी झीलें आ जाएंगी। समुद्र का जल लगा लो, महासागरों का लगा लो, जो बर्फ के रूप में है, हिमनद के रूप में, वो सब जल है। ठीक है, तो अनेक रूप में उपलब्ध है पृथ्वी पर जल। ठीक है, तो जल का जो चक्कर है वो किस प्रकार चलता है? किस प्रकार चलता है जल का चक्कर? जल का चक्कर किस प्रकार चलता है? सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर जो जल है वहां पे तापमान ज्यादा है, तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तापमान कम होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ेंगे तापमान कम होगा। तो पृथ्वी की सतह पर तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा है तो जल गर्म होगा, गर्म होगा तो वाष्प बनेगी और वाष्प ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, तापमान कम हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा तो वापस से इकट्ठी हो जाएगी, यानी संघनन हो जाएगा, संघनित हो जाएगी, तो वो वर्षा होगी, वर्षा वापस से पृथ्वी की सतह पर जल आ जाएगा। यानी जो ये जल का चक्कर है वो चलता रहता है। तो क्या किया? सबसे पहले हमने हीट यानी जल को गर्म किया, गर्म किया, जल वाष्प बना, जल को गर्म किया तो जल वाष्प बना। यानी जल को गर्म करने के लिए हमने कोई ऊष्मा दी है, कोई ऊर्जा दी है, यानी प्लस दी है, इसलिए प्लस आई। और ये डेल्टा क्या होती है? गुप्त ऊष्मा। यानी जल को जो गर्म करने के लिए हमने ऊष्मा दी है वो हो गई जल के वाष्पीकरण की ऊष्मा, यानी उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। यानी हमने उसको दी है ऊर्जा, तभी तो जल गर्म हुआ है, तो ये होगी प्लस। तो जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी जो हम दे रहे हैं। तो जल वाष्प बन गया, गर्म किया हमने तब वाष्प बन गया। अगर इसी वाष्प में से ऊष्मा को हम वापस ले ले तो वो इकट्ठा हो जाएगा, जल वापस से ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर इकट्ठा हो जाएगा तो संघनन हो जाएगा। यानी इकट्ठा हो गया, संघनन क्या हो गया? इकट्ठा होना एक जगह। माइनस की, क्योंकि हमने उसमें से ली है इसलिए माइनस होगी, तो इसको क्या कह लेंगे? संघनन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहेंगे इसको? संघनन की गुप्त ऊष्मा। जो डेल्टा है इसको क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो गर्म करते हैं वो तो होती है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो हम देते हैं, अगर उसमें से हम लेते हैं वो होती है संघनन की गुप्त ऊष्मा। यानी इसमें से माइनस की हमने की है। तो ये चक्कर चलता रहता है। जल को गर्म करेंगे, वाष्प बनेगी, वाष्प ऊपर जाएगी, वो टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो इकट्ठी हो जाएगी और वापस से नीचे आ जाएगा वर्षा के रूप में। तो ये जल का जो चक्कर है ये चलता रहता है। अब क्या है? ये देखिए वही है, जल पृथ्वी की सतह पर है, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो वाष्प बनेगा, वाष्प बन के ऊपर उठेगा, तो इसे क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कह देंगे। इस क्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कह देंगे। तो
ऊपर जाएगा तो वहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होते ही वो इकट्ठा हो जाएगा, उसे हम क्या कह देंगे, संघनन कह देंगे। संघनन हो जाएगा, उसके बाद में वर्षा हो जाएगी, इकट्ठा हो गया, बारिश करेगा, बारिश करते जल वापस नीचे आ जाएगा। तो ये ऐसे जो जल का जो साइकिल है वो चलता रहता है ना, वाटर साइकिल चलता रहता है, जल चक्कर चलता रहता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ, फिर संघनन हुई, फिर वर्षा हुई, वर्षा से वापस जल पृथ्वी की सतह पर आ गया। यानी ये जो जल का चक्कर है ये ऐसे चलता है। तो जल चक्कर देख लिया हमने कैसे क्या है जल चक्कर। अब देखते हैं जो जल की लवणता उसके बारे में। तो जल चक्र तो हमने देख लिया, यानी वाटर साइकिल तो हमने देख लिया। अब देखते हैं लवणता। लवणता किसे कहेंगे, यानी जल में जो नमक की मात्रा उपस्थित होगी उसी को हम लवणता कहते हैं। उसी के आधार पर हम करते हैं कि ये जल कितना लवणीय है, उसी के आधार पर करते हैं जो नमक की मात्रा उस जल में उपस्थित होती है। तो क्या है, पानी में मौजूद नमक की मात्रा को लवणता के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, लवणता के रूप में जाना जाता है। और जो ये लवणता है इसको कैसे मापते हैं कि इस जल में कितनी लवणता है, उसको कैसे मापते हैं, उसके लिए एक स्केल है जिसे कहते हैं पीपीटी, यानी पार्ट्स पर, टी का मतलब हो गया 1000 पर 1000 हो जाए, पार्ट्स पर 1000। और एक है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। किस रूप में मापते हैं इसको, पार्ट पर 1000 और पार्ट्स पर मिलियन, 2 इकाइयां हैं लवणता को मापने की, कि इस जल में कितनी लवणता उपस्थित है, ये जल पीने लायक है या नहीं है, इसी के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। यानी किसके आधार पर, पार्ट्स पर मिलियन, ये इसकी लवणता मापने की इकाई है। तो महासागर की औसत लवणता कितनी है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। यानी जो ये देखो पीपीटी, टी का मतलब 1000 बताया था, 1000 आ गया, पार्ट्स हो गया भाग पर प्रति, और टी का मतलब हो गया 1000। यानी जो महासागर के औसत लवणता कितनी बताई है, 35 पीपी और टी, पार्ट्स पर 1000 भाग प्रति 1000 ग्राम। तो इसी के आधार पर जो ये हम लवणता मापते हैं, इसी के आधार पर कौन से जल को हम पीने लायक बताएंगे, किसको खारा बताएंगे, किसको महासागरीय जल बताएंगे, इसी के आधार पर बोलते हैं। जिसकी ये पीपीटी होता है यानी पार्ट्स पर 1000 है, इसकी जो 0 से लेके 5 तक अगर किसी की पीपीटी होगी तो वो जल कौन सा होता है, ताज़ा जल होता है, यानी पीने लायक जल होता है। कौन सा, 0 से लेकर अगर 5 तक पीपीटी है किसी जल की तो वो कौन सा जल होगा, हमारा ताज़ा जल, यानी पीने लायक जल होगा, वो फ्रेश वाटर होगा। दूसरा क्या है, अगर जल की लवणता 5 से लेकर 35 पीपीटी है, कितनी है, 5 से लेकर 35 पीपीटी है, तो उसको हम कौन सा जल कहेंगे, खारा जल, यानी उसको हम खारा जल कहेंगे जो पीने लायक नहीं होगा। ठीक है। अगर 3 नंबर क्या है, 35 से अधिक है, यानी किसकी पीपीटी 35 से अधिक है जल की, तो वो समुद्री जल कहलाएगा, यानी जो बहुत ज़्यादा उसमें लवणता है। समुद्री जल में लवणता अधिक ही होती है, क्योंकि आपने कभी देखा होगा तो अगर हम थोड़ा सा उसका जीभ के भी लगाएं तो इतना कड़वा टेस्ट होता है उसका, कि मतलब बहुत ज़्यादा उसमें लवणता होती है। तो क्या होगा, जो पीने लायक जल होता है, जो वाटर होता है, वो किसकी पीपीटी कितनी होती है, 0 से लेके 5 तक होती है। और जो खारा वाटर है यानी खारा जो जल है उसकी कितनी होती है, 5 से लेके 35 पीपीटी। पीपीटी क्या बताई है मैंने, लवणता मापने की इकाई, मान लो एक यूनिट है, पार्ट्स पर 1000। और 35 से अधिक हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे हम, समुद्री जल कहेंगे, यानी बहुत ही ज़्यादा खारा कहेंगे उसे हम। आगे एक जो क्या है, सबसे खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है, वेन झील है। और कहाँ पे है ये, टर्की में है। खारे पानी की झीलें तो और भी बहुत हैं, हमारे यहाँ पे भी है, इंडिया में भी है, राजस्थान में है, डीडवाना लगा लो, पंचभद्रा लगा लो, खारे पानी की झीलें हैं ये। सांबर जो जयपुर में है वो खारे पानी की झील है। जो सबसे खारे पानी यानी इसका जो वाटर है बहुत ज़्यादा खारा है, वो कौन सी है, वेन झील। और कहाँ पे है ये, टर्की में है। अब ये कुछ लिखा हुआ है कि जो हमारी लवणता होती है वो जो घनत्व होता है, घनत्व डेंसिटी,
उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जैसे जैसे लवणता बढ़ेगी उसका घनत्व भी बढ़ेगा। क्या होगा, जैसे जैसे लवणता बढ़ेगी वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ेगा। तो तभी यानी एक तो अब नॉर्मल वाटर होता है जो नदियों का लगा लो, उसमें हम स्विमिंग करते हैं तो अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। एक अगर खारे पानी की कोई झील लगा लो या कोई तालाब कुछ लगा लो, अगर उसमें लवणता है उसका घनत्व ज़्यादा होगा, तो उसमें स्विमिंग हम थोड़ा आसानी से कर पाएंगे क्योंकि घनत्व ज़्यादा हो गया पानी का घनत्व ज़्यादा हो गया तो स्विमिंग करने में आसानी रहती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर घनत्व कम हो जाएगा तो डूबने के चांस ज़्यादा होते हैं और घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो आसानी से हम स्विमिंग या तैर सकते हैं। तो लवणता किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, घनत्व के यानी डेंसिटी के। और जो लवणता है वो किसके, वाष्पीकरण के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वाष्पीकरण तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो तापमान के और वाष्पीकरण के और घनत्व के जो लवणता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पीकरण बढ़ेगा तो लवणता ज़्यादा होगी। यानी तापमान के, वाष्पीकरण के और घनत्व के जो लवणता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी तापमान बढ़ाएंगे तो लवणता बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा क्यों, देखिए वाटर है, ठीक है, लवणीय जल ले लीजिए, तापमान बढ़ा रहे हैं यानी इसको गर्म कर रहे हैं तो जल्दी वाष्पित हो जाएगा ये, क्योंकि लवणता इसकी ज़्यादा है। तो तापमान के, वाष्पीकरण के और घनत्व के क्या होती है, लवणता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी समानुपाती होती है। ठीक है, और अपोजिट किसकी होती है, जो लवणता है वो रेन के यानी वर्षा के अपोजिट होते हैं, क्योंकि जो वर्षा होती है उसमें फ्रेश वाटर होता है। तो जैसे लवणीय वाटर में अगर हम वर्षा का जल मिलाएंगे तो लवणता तो कम ही होगी ना, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं वर्षा और लवणता। बाकी इनके घनत्व के, वाष्पीकरण के और तापमान के समानुपाती होती है लवणता। आगे क्या है ये, जो सबसे अधिक लवणता कहाँ पे पाई जाती है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर होती है। लवणता सबसे अधिक कहाँ पर होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा पर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश है, तापमान तो इस पे ज़्यादा होता है तो लवणता तो इस पे ज़्यादा होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए। तो एक बात और है, तापमान तो ठीक है भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होता है, ठीक है, पर भूमध्य रेखा पर बारिश भी तो ज़्यादा होती है, तो लवणता चल ठीक है, तापमान ज़्यादा हो गया, पर अगर बारिश होगी तो फ्रेश वाटर भी उसमें ऐड हो रहा है तो लवणता कम हो जाएगी वापस से। तो जो 0 डिग्री अक्षांश है इसी वजह से इस पे लवणता कम होती है। और जो ये हमारे ये हैं कर्क रेखा और मकर रेखा, इस पे लवणता ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है, क्योंकि यहाँ मरुस्थल भी है जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, इसमें तो बारिश भी कम होती है और तापमान भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे लवणता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये इसका कारण है। जैसे जैसे बढ़ेंगे तापमान तो कम हो जाएगा, तो ऊपर तो लवणता वैसे ही कम हो जाएगी, पर जो भूमध्य रेखा पर कम लवणता का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे बारिश से ज़्यादा होती है, इससे जो फ्रेश वाटर है उसमें ऐड होता रहता है, तो इसलिए लवणता उसकी कम है। अब ये बताया गया है कि जो हमारे महासागर में है जल कितना है, तो हमारा जो टोटल जल है मान लें 100, मान लेते हैं कि 100% वाटर, तो उसमें से जो 97.3 है वो महासागरों में है, यानी जो यूज नहीं कर रहे हैं हम वो कितना है 97। महासागरीय जल हम क्या यूज करते हैं, नहीं, तो वो कितना है 97.3। दूसरी बात करते हैं, जो बर्फ़ के रूप में जल है वो कितना है 2.0%। अब बात करते हैं भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड जो वाटर है वो कितना है हमारा 0.68। तो देखिए सारा जल तो कहाँ चला गया, महासागरों में चला गया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वाटर है यानी जो यूज करने योग्य वाटर है वो बहुत ही कम है। 100 में से 97 तो इसी में चला गया महासागरों में, बचा क्या, लगभग 3% ही बचा है।
तो 3% में 2 पॉइंट तो बर्फ वाले में चला गया। बर्फ चलो ठीक है, आ रहा है बर्फ का पिघल के पानी नीचे आता है नदियों में, पर है तो बर्फ के रूप में ही, ग्लेशियर के रूप में। भूमिगत जल देखिए कितना कम है, 0.68%। दूसरी बात करते हैं झीलों में। झीलों में कितना है, 0.009, ये तो बहुत ही कम है। अब बात करते हैं स्थलीय समुद्र, यानी जो समुद्रों में यानी जो खारे पानी की झीलें हैं उसमें कितना जल है, 0.09। वायुमंडल, ये तो कोई यूज़ तो नहीं करते हम, जो वायुमंडल में नमी है यानी जो आर्द्रता है उसमें कितना जल है, 0.0019। नदियों में देखिए कितना कम जल है, 0.001। यानी देखिए जो यूज करने वाला लायक जो पानी है वो बहुत ही कम है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि पानी यानी जल को बचाओगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है, सेव वाटर। इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो यूज करने लायक पानी है वो बहुत ही कम है। बाकी वाटर तो बहुत है, पर जो काम लेने योग्य लगा लो, जो इस्तेमाल करने हैं या हमारे पीने लायक है वो बहुत ही कम है। इसीलिए हमें वाटर बचाना है। तो सेव वाटर, आज से आपको समझ में आ गया होगा कि पानी को बचाना क्यों जरूरी है, ये सब आंकड़े देखकर। तो क्या किया, लवणता कहाँ पर अधिक पाई गई है, कर्क रेखा और मकर रेखा पर। इसका कारण भी मैंने बता दिया आपको कि जो भूमध्य रेखा है तापमान तो इस पर ज़्यादा होता है पर वर्षा भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए लवणता कम हो जाती है, क्योंकि बारिश का पानी फ्रेश होता है, वो लवणता को कम करेगा उसमें ऐड होगा तो। पर यहाँ मरुस्थल भी है कर्क रेखा और मकर रेखा पर, यानी डेजर्ट भी है, तो बारिश भी कम होती है, तापमान भी ज़्यादा है। तो दोनों ही रीजन इसमें सही रहे कि ये वाले जो लवणता इसमें ज़्यादा होगी। अब इस चैप्टर में से हमारे 2-3 टॉपिक और बच गए हैं, जैसे महासागरीय परिसंचरण, ज्वार भाटा, लहरें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो अभी हम करने लग गए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप इतना लंबा वीडियो देखोगे तो परेशान हो जाओगे। तो हम पार्ट में कर लेते हैं, उसका जो बच गए हमारे टॉपिक उसका वीडियो बाद में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।